वन पीस वर्ल्ड के 2 ऐसे प्रॉमिस जिनको पास्ट में फुलफिल नहीं किया जा सका और करंट टाइम के 2 ऐसे पर्सन जो उसको फुलफिल करने के लिए लौट के आए हैं। एक की कहानी तो सब लोग जानते हैं कि कैसे नीका की पावर्स और जॉय बॉय की विल को इनहेरिट करके लूफी ही वो पर्सन है जो कि जॉय बॉय के अधूरे फिशमैन आइलैंड से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करेगा। बट फिर बात करते हैं ऐसे डार्क प्रॉमिस की जिसको ना डेवी जोन्स और ना डेवी ज़ेबेक पूरा कर पाया, जहाँ फिर उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक ऐसा पर्सन लौट के आया है जिसने As a child, he watched his father fall and swore to avenge. सो चैप्टर 1163 को स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है प्रॉमिस। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, तुम लोगों को यार वीडियोस पसंद है तो यार वीडियोस को लाइक कर दो और यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसके साथ फिर से तुम लोगों से यार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को हाइप कर दो, क्या हम 1 मिलियन को इस बार टच कर सकते हैं। सो चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक कवर रिक्वेस्ट देखने को मिलती है जहाँ पे अपना मंकी डी लूफी मंकी के साथ ही भाई छत पे पार कर रहा होता है। बट वेल अभी से सीन देखते हैं गॉड वैली का, क्योंकि वहां पे सैटर्न के अंदर ईमू एंटर कर चुका था और वही यहाँ पे हम सीन देख रहे होते कि सैटर्न को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख सारे के सारे मरीज यहाँ पे शॉक रह गए थे कि यहाँ पे सैटर्न के पास भी क्या डेल फूड पावर्स हैं। बट तुम लोगों को तो पता ही है भाई, ईमू और सैटर्न को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लोग मरीन्स हो, चाहे पायरेट्स हो, चाहे नॉर्मल सिविलियंस ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे ईमू भाई मरीन्स के ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है, जिस चीज को देख के मरीन्स तो शॉक रहते हैं कि सैटर्न यार उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। एंड इस चीज को देख के पायरेट्स काफी खुश है कि भाई ये बंदा तो शायद हमारी साइड लग रहा है हमको। बट उसके तुरंत बाद ईमू पायरेट्स के ऊपर भी अटैक करने लग जाता है एंड पायरेट्स भी लाइक ये बंदा तो भाई किसी के भी साइड नहीं है। सो यहाँ पे इन सब चीजों को देख के मरीन्स के जो हाई ऑफिसर्स है वो यहाँ पे नॉर्मल सोल्जर्स को वापस से रिट्रीट होने का ऑर्डर देते हैं, जिसके साथ वो ये तक कहते हैं कि सेंट सैटर्न यानी कि ये ईमू जैसा जो मॉन्स्टर है इसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर है तो भाई वो एक गुरु से ही ना। एंड वहीं पे हम रॉजर को भी देखते हैं जो कि अपने क्रूमेट से बात कर रहा होता है जिसको ईमू ने यहाँ पे इंजर्ड कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो गबान से कहता है कि इन सब लोगों की तू यहाँ पे देखभाल कर, यहाँ से तू लेके जा और मैं जाता हूँ भाई उस बंदे से फाइट करने के लिए। अब ये मॉन्स्टर बंदा है बंदी है क्या चीज है ये तो भाई कोई नहीं जानता, और इसी चीज को लेके यहाँ पे गार भी बाकी सारे मरीन्स के सोल्जर से पूछ रहा होता है कि आखिर ये चीज है क्या यहाँ पे। जिस चीज को सुन के मरीन्स के सोल्जर्स भी कहते हैं हम लोगों को क्या पता भाई, यहाँ पे तो ये सेंट सैटर्न नॉर्मली खड़ा था, एकदम से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया इस मॉन्स्टर के अंदर। जिस चीज को सुन के गार भी लाइक अच्छा तो ये गुरु से है, वैसे मुझे लगा ही था कि ये साले हराम के पिल्ले बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। एंड वेल इस चीज को सुन के मरीन्स के सोल्जर्स भी कहते अबे भाई गार्ब क्या कह रहा है, तो किन लोगों के बारे में बात कर रहे, कम से कम सोच के तो बात कर यार। बट वेल तुम लोगों को भी पता है यार गार्ब को शुरू से ही घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो शुरू से ही कहते हैं कि ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन से लिटरली एक स्कमबैग है। सो जब यहाँ पे मरीन्स के सोल्जर्स रॉक्स को भाई ईमू यानी कि सैटर्न से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं तो वो लोग थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज है कि क्या यहाँ पे हम सैटर्न की हेल्प करनी चाहिए। जिस चीज को सुन के गार्ब कहते हैं ऑब्वियसली यार हम उसकी हेल्प करेंगे ही, लेकिन गार्ब के यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे ना यार इसकी वजह से यहाँ पे मरीन्स के सोल्जर्स भी कहने लग गए आखिर तू किसकी हेल्प करने की बात कर रहा है। एंड वेल वी ऑल नो कि यहाँ पे गार्ब किसकी हेल्प करने की बात कर रहा है, वो भाई कोई ईमू यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यहाँ पे गार्ब जा रहा है रॉक्स की हेल्प करने के लिए, जिस चीज की वजह से यहाँ पे सारे मरीन्स के सोल्जर्स भाई उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू ऐसा मत कर, यहाँ पे सेंट सैटर्न भाई एक गुरु से है लिटरली वो। बट गार्ब भी लाइक अबे क्या बात कर रहे हो, ये तो मुझे एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा यार। सो सीन यहाँ पे अब ईमू वर्सेस रॉक्स की तरफ चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स लिटरली ईमू के सामने खड़ा है और जो यहाँ पे रॉक्स ईमू को कहता है ना यार, रॉक्स यहाँ पे लिटरली ईमू को गटर के चूहों का राजा कहता है, जहाँ पे उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे ही मारने आया ना यहाँ पे। जिसको देख के यहाँ पे ईमू रॉक्स को डेवी जोन्स कहता है, लेकिन रॉक्स भी लाइक अबे मैं तो उस बंदे से कभी मिला ही नहीं हूँ, मैं डेवी जोन्स नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे रॉक्स कहता है कि जो प्रॉमिस किया गया है उसको फुलफिल होना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पे उस प्रॉमिस को फुलफिल करने आया हूँ। अब यहाँ पे रॉक्स ऐसे कौन से प्रॉमिस की बात कर रहा है जिसके बेसिस पे यहाँ पे चैप्टर का टाइटल प्रॉमिस रखा गया है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जॉय बॉय ने भी भाई फिशमैन आइलैंड से एक प्रॉमिस किया था जहाँ पे वो भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया था, इस वजह से वो भी एक पोनीग्लिफ के ऊपर अपनी एक अपॉलॉजी छोड़ के गया था। एंड बिल्कुल वैसे ही क्या डेवी डी जोन्स ने किसी से प्रॉमिस किया था मे बी यहाँ पे ईमू को हराने का, उसको
को मारने का उससे प्रॉमिस किया था, या फिर डेवी क्लैन के साथ या फिर किसी और में भी जॉय बॉय के साथ ही उसने प्रॉमिस किया हो कि उसके साथ मिलके यहाँ पे ईमू से फाइट करेगा। जिस चीज को सुन के यहाँ पे ईमू खुद में भी उस प्रॉमिस की बात करता है, मानो उस प्रॉमिस के बारे में कुछ जानता हो, जहाँ पे वो कहता कि इसी प्रॉमिस की वजह से तुझे और ये सारे लोगों को यहाँ पे इस वर्ल्ड से मिटना होगा। जिसके साथ ईमू तो यहाँ पे ये तक कहता कि मू का जो वर्ल्ड है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो इन लोगों को यहाँ से मिटा के रख देगा, तभी उसका वर्ल्ड यहाँ पे कुछ हद तक कंप्लीट होगा। एंड ये कह के ईमू यहाँ पे सैटर्न के जो स्पाइडर वाले लेग्स है उससे रॉक्स के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन रॉक्स भी लाइक ये वर्ल्ड तेरा नहीं है। एंड रॉक्स भी यहाँ पे सैटर्न के पैरों को भाई एक एक करके अपनी तलवार से काट देता है लिटरली। जहाँ फिर सीन गॉड वैली की दूसरी तरफ चलता है, जहाँ पे सारे के सारे पायरेट्स, चाहे रॉक्स पायरेट्स हो, रोजर पायरेट्स हो, सब लोग भाई यहाँ पे खजाना लूटने में काफी ज्यादा बिजी है, क्योंकि भाई गॉड वैली के अंदर खजाना कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा है। सो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि सारे के सारे पायरेट्स गॉड वैली के अंदर से खजाना लूटने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे मरीन्स उन लोगों को रोकने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन भाई मरीन्स भी क्या ही कर सकते हैं, पायरेट्स कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे। जहाँ पे हम एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही खजाना यहाँ पे इकट्ठा कर चुके हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई ये लोग जॉन के चेले यानी कि कैप्टन जॉन के, जो कि कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। एंड दे वर लाइक हम लोगों ने भाई सारा खजाना यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। एंड कैप्टन जॉन यहाँ पे सारे खजाने को लेके भाई रॉक्स पायरेट्स को छोड़ के यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है। जहाँ पे हम ड्रैगन को भी देख रहे होते हैं जो कि इन सब चीजों के पास से भाई शैंक्स को लेके यहाँ पे गुजर रहा होता है और तभी उसकी यहाँ पे नजर नेवी की एक शिप की तरफ पड़ती है, जहाँ पे वो सोचता है कि मैं भाई इस बच्चे को यहाँ पे शिप के अंदर छोड़ दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली भाई ड्रैगन शैंक्स के साथ धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लग गया। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली भाई पूरे जो आसपास का ट्रेजर्स है, मेटल्स है, सारी जो गन्स है, सारी जो वेपन्स है, वो भाई एक एक करके हवा में उड़ने लग गए यहाँ पे। जिस चीज को देख के सारे पायरेट्स, गबान, सब लोग यहाँ पे शौक है कि उन लोगों के ट्रेजर्स, उन लोगों के वेपन्स भाई यहाँ पे हवा में उड़ते जा रहे हैं। एंड तभी यहाँ पे हम देखते कि कैप्टन जॉन ने अपने डेल फूट की पावर्स को यूज किया और हम यहाँ पे जानते हैं कि कैप्टन जॉन के पास भाई किड का ही डेल फ्रूट है, यानी कि जी की नोमी। जहाँ पे कैप्टन जॉन अपनी मैग्नेटिक पावर्स को यूज करके सारे के सारे ट्रेजर्स, वेपन्स, सब चीजों को भाई जो भी मेटल से बनी हुई है उनको यहाँ पे हवा में फ्लोट करवा देता है और ये जो पैनल है भाई काफी क्रेजी लग रहा है यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे कैप्टन जॉन के पास जी की फ्रूट है तो भाई यहाँ पे सब लोग यही सोचे कि मे बी कैप्टन जॉन सही में भाई किड का यहाँ पे फादर हो सकता है। अब वेल वो किड का फादर हो या फिर ना हो ये बात भाई कोई जरूरी तो है नहीं ना, लेकिन यहाँ पे अभी हम देखते हैं रोजर को जो कि भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच से भागता हुआ जा रहा होता है। उसने भी यहाँ पे भाई स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है, लेकिन भाई मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एंड वेल जॉन की इन सब हरकतों को देख के रॉक्स पायरेट्स का ही गांजू यहाँ पे भाई अपने शायद बूगर गन को यूज करता है, जहाँ पे लिटरली उसके ऊपर शूट करता है जिससे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। एंड हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट से कैप्टन जॉन कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गया। अभी तक ये बंदा भाई थोड़ा ऑरा फार्म करने की कोशिश कर रहा है, लिटरली क्या ही पैनल हमको देखने को मिला था, लेकिन फिर एक भूगर गन से यहाँ पे भूगर से ब्लास्ट होके भाई ऐसा सीन देखने को मिल रहा है यार इसका। सो यहाँ पे जैसे ही कैप्टन जॉन इंजर्ड होता है, यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक पावर्स फेल कर जाती है और सारा का सारा जो ट्रेजर्स है, मेटल्स है, वो जमीन पे गिर जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि भाई ड्रैगन भी हवा में उड़ रखा था, वो भी यहाँ पे जमीन में जा गिरता है, जिसके हाथ में छोटू सा शैंक्स था। तो यहाँ पे ड्रैगन भाई उसको पूरा यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है। एंड जैसे ही यहाँ पे वो नीचे गिरता, ड्रैगन उसको संभालने की कोशिश करता है कि आगे शैंक्स ठीक तो है ना, लेकिन तब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि शैंक्स तो उसके हाथ से निकल चुका है, बल्कि उसके हाथ में कुछ लकड़ी का टुकड़ा आ गया। एंड इस चीज को देख के ड्रैगन यहाँ पे शॉक हो गया कि आखिर शैंक्स गया तो गया कहाँ। पर वहीं पे हम दूसरी तरफ शैंक्स को देखते हैं जो कि भाई खजाने को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और वो धीरे धीरे करके खजाने के बॉक्स की तरफ खुद बढ़ता जा रहा है। एंड मे बी शायद यही एक मोमेंट होगा जिस चीज की वजह से भाई शैंक्स खजाने के बॉक्स के अंदर बंद हो गया था। सो वेल इस चीज का तुम शैंक्स का फेट ही कह सकते हो कि वो खुद जाके भाई खजाने के बॉक्स के अंदर बंद हो गया और वो खजाने का बॉक्स भाई रोजर पायरेट्स के पास चले गया था। पर वेल अभी सीन वापस से गांजुई की तरफ चलता है जिसके पास शीकी आता है और वो कहता है कि आखिर तो अपने ही बंदों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे गांजुई कहता है तुझे क्या लगता है कैप्टन जॉन ये सारे खजाने को लेके हम लोगों के साथ बांटने की सोच रहा है? बिल्कुल भी नहीं बांटने वाला हो। ये जो सारे ट्रेजर बॉक्सेस है इनमें से एक एक बॉक्स भाई 1 बिलियन से कम नहीं होगा।
एंड इस चीज को सुन के शीकी भी लाइक क्या बात कर रहा है 1 बिलियन। सो वेल शीकी भी शायद समझ गया था कि गांजुई ने सही करा, कैप्टन जॉन भाई इन चीजों को शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। सो मे बी यहाँ पे शीकी भी ट्रेजर लूटने के चल देता है। बट वेल सीन यहाँ पे फिर ईमू की तरफ चलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काइडो भी भाई यहाँ पे रॉक्स की हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से बिग मॉम आ जाती है, जो कि ऑब्वियसली भाई काइडो के ऊपर काफी गुस्सा तो होती है यार। और आग में घी डालने का तो काम यहाँ पे काइडो और कर ही देता है, जहाँ पे उसको भाई लिटरली अपनी पावर्स को शो करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि ये देख भाई मैं क्या करने वाला हूँ। और काइडो यहाँ पे अपने मुंह से भाई होलो ब्रेथ को वापस से यूज करने वाला है ईमो के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बस काइडो ही नहीं बल्कि यहाँ पे हम गॉड वैली के अंदर 6 लेजेंडरी कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलके यहाँ पे ईमो के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जहाँ पे हम देखते हैं काइडो को, बिग मॉम को, रॉक्स को, रॉजर को, कार्प को और इवन यहाँ पे वाइड बियर्ड को, जो कि 6 के 6 एक साथ मिलके यहाँ पे भाई ईमो के ऊपर अटैक करते हैं। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 के 6 बंदे भाई ईमो के ऊपर टूट पड़ते हैं। गार्प यहाँ पे यूज करता है गैलेक्सी इंपैक्ट को, रॉजर यहाँ पे यूज करता है कामुसारी, वाइट बियर्ड यहाँ पे यूज करता है स्पेस ब्रेकर, काइडो यहाँ पे अपने होलोब्रेड ड्रैगन फॉर्म को यूज कर रहा होता है, बिग मॉम यूज करती है इकोकू सोवेनिटी और वहीं पे रॉक्स यूज करता है कर्स ऑफ द एबिस, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रहा। यहाँ पे हम देखते कि ईमू यानी कि सैटर्न की बॉडी लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके भाई यहाँ पे अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हम देखते कि ईमू की बॉडी से कॉन्कर साकी की वेव निकल के आती है, जो कि पूरी गॉड वैली के अंदर फैल जाती है। और जो भी छोटे मोटे बंदे हैं, चाहे मरीन्स हो चाहे पायरेट्स हो, यहाँ पे हाकी की वेव से भाई सब लोग एक एक करके बेहोश होने लग जाते हैं। वेल ये हाकी की वेव भाई कुछ ज्यादा तगड़ी तो थी ही, लेकिन 6 बंदों का जो एक साथ अटैक था ना भाई, इसने भाई लिटरली पूरे गॉड वैली को यहाँ पे हिला के रख दिया था, जिस चीज की वजह से यहाँ पे कुछ पायरेट्स भी कहते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड खत्म होने वाला है। जहाँ पे हम रॉजर पायरेट्स के कुछ मेंबर्स को ये सब बात करते हुए देख रहे होते हैं, जो कि खजाना यहाँ पे लूट रहे थे। और वहीं पे हम रेली को भी देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे शैगी को उठा के भाग रहा होता है। एंड वेल इन लोगों का अटैक जैसे ही ईमू के ऊपर खत्म होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इन लोगों को भाई ईमू से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे काइडो और बिग मॉम आपस में ही लड़ रहे होते हैं। ऑब्वियसली भाई बिग मॉम को डेल्फूड चाहिए था, लेकिन काइडो कहता मैं भाई वापस तो तेरे को नहीं दे सकता हूँ ना। तो बिग मॉम कहती अबे साले तू पैसे देगा मेरे को उसके बदले। और वहीं दूसरी तरफ गार्प और रॉजर भाई अपने में ही लगे हुए, जहाँ पे गार्प कहता है अबे तूने देखा मेरा अटैक, मेरी अटैक से ऐसी हालत हुई है उसकी। लेकिन रॉजर भी लाइक अबे साले चुप कर, मैंने मारा है पहले इसको। इन लोगों का भाई अपना यहाँ पे अलग ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम अभी देखते हैं ईमू को, जो कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है कम्प्लीटली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू रॉक से बात कर रहा होता है। ईमू यहाँ पे कहता है कि मैं देख सकता हूँ काफी दूरी पे यहाँ पे एक न्यू डेवी क्लैन का मेंबर है, जो कि एक औरत के साथ भाग रहा है। एंड इस चीज को सुन के यहाँ पे रॉक्स तो शॉक रहा था कि क्या ये बंदा मेरी बीवी और मेरे बच्चे की बात कर रहा है। ईमू यहाँ पे कहता है कि वो लोग यहाँ पे डेस्परेटली भागने सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, इन लोगों को मर ही जाना चाहिए। एंड वेल इस चीज को सुन के रॉक्स तो यहाँ पे काफी गुस्से में आ गया कि साले तू मेरी फैमिली से दूर है। और रॉक्स यहाँ पे एक और बार ईमू के ऊपर कूद पड़ता है, जहाँ पे वो अपनी ब्लेड को यूज करके ईमू के सर के लिटरली यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईमू को यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू तो अपनी बॉडी से सम काइंड ऑफ स्पाइक्स को निकालता है, रॉक्स की बॉडी को स्टैब कर देता है। लेकिन रॉक्स भी कहता इससे मुझे भाई कुछ फर्क पड़ा नहीं। सो ईमू यहाँ पे रॉक्स की बात का रिप्लाई देता है कि मैं तेरी बीवी और बच्चों को कुछ नहीं करने वाला, बल्कि तू ही अपने क्लैन को अपने हाथों से मारेगा, तू ही अपनी बीवी और बच्चों को अपने हाथों से जान से मार देगा। जिस चीज को सुन के रॉक्स कहता अबे साले क्या बात कर रहे, तेरी सटक गई है क्या, मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्यों मारूंगा। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते कि ईमू ने गॉड वैली के अंदर पूरा सीन चेंज करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि रॉक्स को अपनी पावर से स्ट्रैप करने के बाद और उसको काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा दिलाने के बाद यहाँ पे ईमू यूज करता है डोमी रिवर्सी को। एंड वेल जैसे ही यहाँ पे ईमू इस मूव को यूज करता, रॉक्स बाय सही में बिल्कुल एल्बाफ के जायंट्स की तरह यहाँ पे डीमन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, जहाँ पे हम उसके फैंग्स को आता हुआ देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डेवी डी ज़ेबेक ईमू के कंट्रोल में आ चुका है। और जो ईमू ने जस्ट अभी कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चों को अपने ही हाथों से मारेगा, यहाँ पे ये डेवी डी ज़ेबेक के लिए ईमू की तरफ से एक ऑर्डर था, जिसको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। एंड वेल देखा जाए तो काफी लोग यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि डोमी रिवर्सी, जिसका यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है रिटर्न टू होम। सो उसके अकॉर्डिंग लोगों का कहना है कि ये जो मूव है डोमी रिवर्सी, वो बस लोगों के होमलैंड के अंदर ही वर्क करता है। जैसे कि जायंट्स के लिए एल्बाफ उन लोगों का होमलैंड था, और
और यहाँ पे गॉड वाली रॉक्स का होमलैंड है, तो यहाँ पे इसी वजह से ये अटैक उसके ऊपर वर्क कर पा रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये जो पावर है लिटरली भाई तुम लोगों को डीमंस के अंदर कन्वर्ट करती है, तो मे बी यहाँ पे ईमू ने रॉक्स को भाई जानबूझ के गुस्सा दिलाने की कोशिश करी हो, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ये पावर्स तब जाके अच्छे से वर्क कर पाते हो जब भाई लोगों के अंदर गुस्सा भरा हो, उसके अंदर डार्कनेस भरी पड़ी हो, जो कि काफी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि क्यों आखिर जॉय बॉय जो कि सनलाइट है और वहीं पे जो ईमू जो कि डार्कनेस है आपस में भाई राइवल हैं, और कैसे जॉय बॉय नीका लूफी भाई स्माइल करते रहते हैं, उनके हर्ट में भाई डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो पावर्स है उन लोगों के ऊपर वर्क नहीं करेंगी। एंड वेल जिस प्रॉमिस की यहाँ पे रॉक्स बात कर रहा था वो शायद फिर से वो पूरा नहीं कर पाए, यानी कि डेवी जोन्स रॉक्स डी ज़ेबेक दोनों इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, और यहाँ पे अब इकलौता एक मेंबर बचा है डेवी क्लैन का जो कि इस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड ही है। और वेल स्टोरी के अंदर हमने देखा ही है कि ब्लैक बियर्ड ने यहाँ पे उन सब लोगों को पनिश किया जो कि उसके फादर के अगेंस्ट थे, उसके फादर के राइवल थे या फिर उसके फादर को धोखा दिया था, जिसके साथ ब्लैक बियर्ड का जो डेलफुट है यामी यामी नोमी, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो स्टोरी के अंदर काफी बढ़ने वाले है, क्योंकि वो डार्कनेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है लिटरली, जो कि भाई ईमू है। और वहीं पे एक और खास बात उसके डेलफुट की ये है कि वो किसी भी डेलफुट की पावर्स को नलीफाई भी कर सकता है। सो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के टाइम पे रॉक्स को जो 2 डेलफुट चाहिए थे उनमें से एक डेलफुट भाई यामी यामी नोमी ही हो, जिसको यहाँ पे ब्लैक बियर्ड ने कंज्यूम कर लिया है। और करेंटली देखा जाए तो ब्लैक बियर्ड भी भाई रॉक्स की तरह डेलफुट के हंट में काफी शुरू से लग गया था, तो मे बी शुरू से ही ब्लैक बियर्ड का ये सब प्लान हो ये सब चीजें करने का और वर्ल्ड को रियली में टेक ओवर करने का। सो वेल आज की वीडियो में इतना ही। होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।